हाँ भाई, आज अपन बात करेंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन एक्चुअली हम बात करना चाहें तो हम पढ़ रहे थे नाभिकीय अभिक्रिया, और हमने वहाँ पर देखा था जब किसी नाभिक पर प्रघाती कणों की बमबारी या बौछार की जाती है तो उस नाभिक के द्वारा अपना रूप परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि नाभिकीय अभिक्रिया होती हैं वो आपके पास दो प्रकार की होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। फिर नाभिकीय विखंडन में आपने श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ी थी, और श्रृंखला अभिक्रिया में भी दो प्रकार से देखे थे, एक नियंत्रित और एक दूसरी अनियंत्रित। लेकिन आज बात करेंगे हम जो नाभिकीय अभिक्रिया थी उसके दूसरा प्रकार कौन था? नाभिकीय संलयन। आज नाभिकीय संलयन की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो, जब हम पढ़ रहे थे नाभिकीय विखंडन तो उसका मतलब ये था कि कोई भारी नाभिक मिलकर, कोई भारी नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट रहा था, दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूटा था, ऐसे ही था। लेकिन अब क्या होगा? नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? किसी भारी नाभिक का निर्माण करेंगे। नाभिकीय संलयन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर किसी भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखो, कोई दो प्रोटॉन मिलकर 1H1 प्लस 1H1, कोई दो प्रोटॉन मिलकर, ये प्रोटॉन है बेटा, ये क्या है? प्रोटॉन। एक्चुअली आप इसे प्रोटियम के नाम से जानते हैं, प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये प्रोटियम हो गया। दो प्रोटॉन मिलकर किसी ड्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, 1H2। 1H2 क्या है आपके पास? ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का निर्माण कर दिया। साथ में कोई धनात्मक बीटा कण निकलेगा, +1 बीटा 0, धनात्मक बीटा कण। ये कौन है आपके पास? धनात्मक बीटा कण। एक्चुअली धनात्मक बीटा कण को अपन बोलते हैं पॉजिट्रॉन। धनात्मक बीटा कण को क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इसके साथ में एक अन्य कण उत्सर्जित होता है। वो अन्य कण कौन सा है आपके पास? न्यूट्रिनो कण है। कौन सा है? न्यूट्रिनो कण है। और साथ में आपके पास यहाँ कौन मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हम बात कर रहे थे नाभिकीय संलयन। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक हल्के नाभिक मिलकर किसी भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। हल्के नाभिक कौन हो गए? प्रोटॉन। इसमें दो प्रोटॉन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? ड्यूट्रॉन का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण? ड्यूट्रॉन। ये ड्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में भारी है। प्रोटॉन की तुलना में क्या है? भारी। इस अभिक्रिया में एक धनात्मक बीटा कण तथा एक कोई न्यूट्रिनो कण का भी उत्सर्जन होता है, और साथ में एक ऊर्जा मुक्त होती है। एक्चुअली इन अभिक्रियाओं में ये आपके पास कौन है? संलयित होने वाले नाभिक। ये कौन है आपके पास? उत्पाद नाभिक। इन अभिक्रियाओं में संलयित होने वाले नाभिकों का द्रव्यमान उत्पाद नाभिकों के द्रव्यमान से अधिक होता है। ये वाला द्रव्यमान ज्यादा होता है और ये वाले द्रव्यमान क्या होते हैं? कम होते हैं। अतः इनके द्रव्यमान का अंतर, इनके जो द्रव्यमान का ये अंतर आ रहा होगा, यह द्रव्यमान अंतर उनकी द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है, और यह ऊर्जा हमें यहाँ मुक्त होती है। एक्चुअली ऐसे सोचिएगा
इनका द्रव्यमान ज्यादा है। ऐसे सोचो ये 5 किलो द्रव्यमान है, इनका द्रव्यमान कितना आया 3 किलो। कितना आया? इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के द्रव्यमान में अंतर कितना आया 2 किलो। अब 2 किलो द्रव्यमान के बराबर जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा यह होगी। मतलब जो इनके द्रव्यमान का अंतर आता है उस द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा, यहाँ द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा इस अभिक्रिया में मुक्त हो जाती है। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? चले आगे। चलो वापस फिर मैं बात करना चाहूं भाई, इन अभिक्रियाओं में भी अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। जिस प्रकार नाभिकीय विखंडन में अपार मात्रा में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक उसी प्रकार इन अभिक्रियाओं में भी अपार मात्रा में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा मुक्त होती है। बोलो कोई समस्या? चले आगे। अब देखो इन अभिक्रियाओं में, कौन सी अभिक्रियाओं में? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 2 प्रोटॉन। इसका मतलब एक धनावेश ये आ गया, एक धनावेश ये आ गया, 2 प्रोटॉन पॉजिटिव प्रोटॉन हो गया आपके पास में, प्लस चार्ज हो गया। ये दोनों प्रोटॉन परस्पर संलयित होते हैं, परस्पर संलयित होते हैं। इसका मतलब दोनों परस्पर पास आएंगे, दोनों परस्पर क्या आएंगे? पास आएंगे। अब देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। इन दोनों के मध्य कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा? रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। करेगा या नहीं करेगा? अब देखो इन दोनों धनावेशों के मध्य ये प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये दोनों संलयित होने चाह रहे हैं। क्या होना चाह रहे हैं? परस्पर पास पास आना चाह रहे हैं, संलयित होना चाह रहे हैं। लेकिन प्रतिकर्षण बल क्या कह रहा है कि मैं पास नहीं आने दूंगा। ऐसे ही हो रहा है। अब फिर भी देखो, यदि इन दोनों प्रोटॉनों का, यदि इन दोनों हल्के नाभिकों को मैं इतना ताप दे दूं या इतनी तापीय ऊर्जा दे दूं, तापीय ऊर्जा दे दूं कि ये दोनों नाभिक, हल्के नाभिक, इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को पार करके परस्पर संलयित हो जाए, इनको दोनों को मैं इतनी ऊर्जा, इतना ताप दे दूं कि ये इनके मध्य कार्य करने वाले प्रतिकर्षण बल को पार करके परस्पर संलयित हो जाए, तो इस अभिक्रिया को ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ नाभिकों का संलयन हुआ है, लेकिन किसके कारण? ताप के कारण। यह अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। यह अभिक्रिया लगभग 10⁶ केल्विन से लेकर 10⁸ केल्विन तक ताप पर संपन्न होती हैं। इस उच्च ताप पर संपन्न होती हैं। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? चले आगे। इन अभिक्रियाओं में भी अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अपार मात्रा में ऊर्जा ये रिलीज हो रही। बोलो कोई समस्या? चले आगे। चलो भाई, एक्चुअली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य और तारों पर संपन्न होती हैं। कहाँ होती हैं यह अभिक्रियाएं? सूर्य और तारों पर संपन्न होती हैं। ठीक है बेटा। पहले स्टार्टिंग में यह माना जाता था कि सूर्य और तारों पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, सूर्य जो ऊर्जा हमें दे रहा है, वह ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान संपन्न होती है। वहां सूर्य और तारों पर एक कार्बन नाइट्रोजन चक्र संपन्न होता है। कौन सा चक्र संपन्न होता है? कार्बन नाइट्रोजन चक्र। ऐसा पहले प्रारंभ में माना जाता था, लेकिन वर्तमान अनुसंधान कुछ अलग कहता है। वो क्या कहता है बाद में बात करूंगा।
ये प्रथम मत की बात है, ये वर्तमान सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। पहले यह माना जाता था कि सूर्य और तारों पर जो ऊष्मा मुक्त होती है वो कार्बन नाइट्रोजन चक्र के द्वारा संपन्न होती है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र में कार्बन किन्हीं प्रोटॉनों से संलयित होकर, किनसे? प्रोटॉनों से संलयित होकर नाइट्रोजन का निर्माण करके पुनः किसका निर्माण करता है? कार्बन का निर्माण करता है। इस प्रकार यह चक्र संपन्न होता रहता है, वहां नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न होती रहती है, जिस दौरान वहां अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन वह चक्र क्या था देखते हैं। कार्बन नाइट्रोजन चक्र में पहले ऐसा माना गया कि 6 कार्बन 12 सर्वप्रथम किसी प्रोटॉन से रिएक्शन करता है। किससे? प्रोटॉन से क्रिया करता है, और प्रोटॉन से क्रिया करने के बाद में यहाँ आपको क्या प्राप्त होगा? 7 नाइट्रोजन 13 प्राप्त होता है। साथ में कोई गामा कण, ये कौन है बेटा? आपका गामा कण उत्पन्न होता है। ये गामा कण एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा मैं बोल सकता हूं, ठीक है ना। देखो, कार्बन प्रोटॉन के साथ संलयित होकर नाइट्रोजन का निर्माण किया। 6 और 1 7, 12 और 1 13, अभिक्रिया बैलेंस है। चले आगे और देखो, जब आपके पास 7 नाइट्रोजन 13 प्राप्त होता है तो यह 7 नाइट्रोजन 13 किस में चेंज हो जाता है? 6 कार्बन 13 में चेंज हो जाता है। एक धनात्मक बीटा कण प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है बेटा? एक धनात्मक बीटा कण प्राप्त होता है, और साथ में एक न्यूट्रिनो कण प्राप्त होता है। कौन सा कण? न्यूट्रिनो कण प्राप्त होता है। और यह न्यूट्रिनो कण के साथ में आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा, ठीक है। फिर अभिक्रिया बैलेंस 6 और 1 7, 12 और 13 और 0 13 बैलेंस है। अब पुनः यह कार्बन एक प्रोटॉन से रिएक्शन करता है। 6 कार्बन 13 एक प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा, आपको 7 नाइट्रोजन 14 प्लस गामा कण, ये गामा कण वही ऊर्जा की एक अवस्था है, इस प्रकार प्राप्त होता है। बोलो कोई समस्या? चले आगे। फिर देखिएगा, प्रारंभ में 6 कार्बन 12 प्रोटॉन से रिएक्शन करता है, 7 नाइट्रोजन 13 में कन्वर्ट होता है, लेकिन यह नाइट्रोजन का अस्थायी समस्थानिक है। स्थायी कौन सा होगा? 7 नाइट्रोजन 14 स्थायी है, ये अस्थायी है। तो 7 नाइट्रोजन 13 6 कार्बन 13 में क्या हो गया? टूट गया, विखंडित हो गया, और एक धनात्मक बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया। फिर क्या होता है? 6 कार्बन 13 एक प्रोटॉन के साथ संलयित होता है, और प्रोटॉन के साथ संलयित होकर किसका निर्माण करता है? 7 नाइट्रोजन 14 एक स्थायी नाइट्रोजन के नाभिक का निर्माण करता है। यह 7 नाइट्रोजन 14 पुनः अभिक्रिया में भाग लेता है, और किसके साथ संलयित होता है? प्रोटॉन के साथ संयोग करके ये क्या बन जाता है? 8 ऑक्सीजन 15 प्लस वही गामा कण, ये वही ऊष्मा है, ठीक। गामा कण ये न्यूट्रिनो कण था। लेकिन 7 नाइट्रोजन 15 अस्थायी है। स्थायी क्या है? 8 ऑक्सीजन 15 है, वो क्या है? अस्थायी है। 8 ऑक्सीजन 16 होता तो स्थायी होता, तो पुनः एक धनात्मक बीटा कण का उत्सर्जन करेगा। 8 ऑक्सीजन 15 एक धनात्मक बीटा कण का उत्सर्जन करके 7 नाइट्रोजन 15 प्लस 1 बीटा 0 प्लस कोई न्यूट्रिनो कण का उत्सर्जन कर देता है। ऊर्जा तो हर पद में मिलती है, हर पद में आपको ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि नाभिकों का संलयन हो रहा है। और हम ये जानते हैं किसी भी स्थान पर या तो नाभिक का संलयन हो या नाभिक का विखंडन हो, वहां अपार मात्रा में ऊर्जा तो रिलीज होगी ही होगी। चले आगे। अब देखो, 7 नाइट्रोजन 15 पुनः एक प्रोटॉन के साथ संलयित होता है, एक प्रोटॉन के साथ संलयित होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 6 कार्बन 12 में कन्वर्ट हो गया,
साथ में आपके पास क्या प्राप्त होता है देखिएगा, 1H1 प्लस 1H1, यही है। कोई समस्या? साथ में आपको क्या मिलता है? नहीं यार, मैं इसको ऐसे कर दूं, ये हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। हीलियम का नाभिक क्या कहता है? नहीं करता हूं, 1 2 3 4 2He4 प्लस आपको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। मतलब 7 नाइट्रोजन 15 पुनः एक प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 6 कार्बन 12 में, साथ में 2He4 हीलियम का नाभिक प्राप्त हो जाता है। आप देखो 15 और 1 16, 12 और 4 16, 7 और 1 8, 6 और 2 8। अभिक्रिया टोटल बैलेंस है या नहीं? देखो इस अभिक्रिया में, पूरी अभिक्रिया में यहाँ देखो, मैंने घर से क्या लगाया? एक कार्बन लिया, प्रोटॉन लगाया था, लेकिन 7 नाइट्रोजन 13 तो यहाँ से मिला था, वो आया है। चलो ये नहीं लगाया, ये भी नहीं लगाया, ये यहाँ से आ गया, लेकिन प्रोटॉन तो अपने घर से यूज किया है। 7 नाइट्रोजन 14 यहाँ से आ गया, ये लगाया घर से, ये यहाँ से आ गया, कुछ नहीं, ये यहाँ से आ गया, ये भी घर से लगाया। देखो मैंने घर से क्या लगाया? एक कार्बन और 4 प्रोटॉन लगाया नहीं लगाए, लेकिन आप देखो मुझे उत्पाद में क्या मिला? मुझे उत्पाद में ये मिला था, ये उत्पाद में मिला था, लेकिन ये यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ पहुंच गया, प्रयुक्त आ गया, आया नहीं आया? यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये नष्ट हो गया, हुआ। देखो यहाँ ये प्राप्त हुआ था, लेकिन ये यहाँ आ गया, ये भी खत्म हो गया मेरा, हुआ था या नहीं हुआ था? देखो ये प्राप्त हुआ, ये यहाँ भाग ले लिया, ये भी खत्म हो गया, हुआ। आप देखो ये प्राप्त हुआ मुझे, ये यहाँ भाग ले लिया तो खत्म हो गया, ये प्राप्त हुआ, ये यहाँ भाग ले लिया तो खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ? अब लास्ट में मुझे क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ ना। मैंने घर से क्या लगाया? 6 कार्बन 12 लगाया, 4 प्रोटॉन लगाया नहीं लगाए, मुझे प्राप्त क्या हुआ उत्पाद के रूप में? भाई 6 कार्बन 12 मैंने घर से लगाया, 1 2 3 4 प्रोटॉन घर से लगाए या नहीं लगाए? ये लगाए, मैंने ये घर से लगाए, तो मुझे उत्पाद के रूप में क्या मिला? 6 कार्बन 12 मिला या नहीं मिला? अंतिम रूप में 6 कार्बन 12 मिल गया। और क्या मिला? 2He4 मिला, और 2 + 1 बीटा 0 + 2 न्यूट्रिनो कण मिले या नहीं मिले? और साथ में क्या मिला? ऊर्जा। देखो भाई गामा कण ऊर्जा है 2 न्यूट्रिनो कण, 1 और 2 न्यूट्रिनो कण मिले या नहीं मिले? 2 धनात्मक बीटा कण मिले नहीं मिले? और क्या मिला मुझे? हीलियम मिला, यही चीज मिला उत्पाद में। आप देखो मैंने घर से ये लगाया था, उत्पाद में मुझे ये मिल गया, मेरे घर का कुछ गया क्या? आप ये परस्पर फिर बैलेंस हो गए, हुए या नहीं हुए? मैंने अपने घर से क्या लगाया? ये लगाया। देखो इस अभिक्रिया को एक पद में लिखना चाहूं, 4,1H1, 4 प्रोटॉन रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको 2He4 एक हीलियम के नाभिक का निर्माण हो रहा है, 2 धनात्मक बीटा कण मिल रहे हैं, 2 न्यूट्रिनो कण मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है? ऊर्जा मिल रही है। मिल रहा या नहीं मिला? मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे घर से कुछ नहीं गया, मेरे घर से क्या गया था? 4 प्रोटॉन गए थे, 4 प्रोटॉन के बाद में मुझे ये उत्पाद के रूप में मिला, और साथ में क्या मिली? ऊष्मा। ठीक, ऐसा माना जाता था कि सूर्य और तारों पर कार्बन नाइट्रोजन चक्र इस प्रकार से वहां कोई अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है। एक्चुअली पहले यह माना जाता था कि एक चक्र चलता है, इस चक्र के दौरान जो ये ऊर्जा आ रही है वो ऊर्जा 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या लगभग 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है लगभग में। ठीक है, इतनी ऊर्जा यहां मुक्त होती है एक चक्र के दौरान। ठीक,
आपको यहाँ दो पॉजिट्रॉन, दो धनात्मक बीटा कण, धनात्मक बीटा कण को अपन क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। दो पॉजिट्रॉन एक्स्ट्रा मिले थे। यह दो पॉजिट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग कर कर उदासीन हो जाते हैं और आपको 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और मिल जाती है। 24.7 पहले थी, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और मिल गई। 24 और 2 कितनी हो गई? 26। ऐसा होता है कि इस अभिक्रिया के दौरान 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। ये पहले माना गया था। ठीक, ये क्या हो गया आपके पास में बेटा? कार्बन नाइट्रोजन चक्र हो गया है। लेकिन वर्तमान कोई अमेरिकन वैज्ञानिक दे माने दे माने क्या हो गया? वे। और WE वर्ग की स्पेलिंग थी, तो ये क्या हो गया? देवर। लेकिन मजे की बात है, हम बात कर रहे थे वर्तमान मत कोई अमेरिकन वैज्ञानिक कौन है बेटा? बेथे कोई अमेरिकन वैज्ञानिक था। हाँ, कोई अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के मत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य और तारों पर कार्बन नाइट्रोजन चक्र संपन्न या घटित न होकर कोई प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र घटित होता है। कौन सा? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र घटित होता है, जिसके द्वारा सूर्य और तारों पर ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है ना? ऐसा वर्तमान अनुसंधान के अनुसार है। ये क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। चलो प्रोटॉन चक्र क्या है देखते हैं। देखो भाई, प्रोटॉन चक्र में दो प्रोटॉन 1H1 प्लस 1H1 मिलकर किसी ड्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। किसका? और एक धनात्मक बीटा कण का निर्माण करते हैं। कोई न्यूट्रिनो कण मिलता है और साथ में आपको कौन मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा कितनी थी? थोड़ी देर पहले मैंने अभिक्रिया में पढ़ाया था, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चले। अब देखो फिर क्या हुआ कि आपके पास यहाँ एक धनात्मक बीटा कण आया था। एक धनात्मक बीटा कण, धनात्मक बीटा कण का मतलब कोई पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग कर लेता है। देखो +1 बीटा 0 ये इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेगा। एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करेगा तो कोई उदासीन कण गामा कण का निर्माण होता है। साथ में आपको ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है बेटा? ऊष्मा मिलती है। और यह ऊष्मा होती है आपको 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ऊष्मा मुक्त होती है। ठीक है ना? चले आगे। अब क्या हुआ था? जो आपको ये पॉजिट्रॉन मिला था, ये पॉजिट्रॉन पुनः एक इलेक्ट्रॉन के साथ संयोग करता है। 1H2 एक प्रोटॉन के साथ संयोग करेगा, 1H1 के साथ संयोग करेगा, तो आपको क्या मिलता है? देखो 2He3 हीलियम का कोई अस्थायी नाभिक मिल गया और साथ में आपको क्या मिला? कोई गामा कण। गामा कण क्या है आपके पास में? एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा लगभग 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। भाई इनका मतलब ऐसा हो रहा है कि इस पद के दौरान इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, इस पद के दौरान इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है, इस पद के दौरान इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है। यही मतलब हो रहा है। चलो भाई, अब क्या होता है? अब क्या होता है भाई हमारे पास में कि बेथे ने बोला कि जब यह प्रथम 3 पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये तीनों पद जब 2 बार संपन्न हो जाते हैं,
जब ये तीनों पद 2 बार संपन्न होंगे, इसका मतलब इस हीलियम के कितने नाभिक मिलेंगे मुझे? 2 नाभिक मिलेंगे। भाई एक चक्र में एक प्राप्त हुआ तो 2 चक्र में कितने प्राप्त होंगे? इसका मतलब ये प्रथम 3 पद जब 2 बार संपन्न होंगे तो हीलियम के 2 नाभिक मिलेंगे 2He3 और 2He3 दोनों नाभिक मिलकर किसी हीलियम के स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, 2He4 का निर्माण कर दिया, हो गया। और साथ में आपको कौन मिलता है? 1H1 प्लस 1H1, 2 प्रोटॉन मिल गए, मिले 2 प्रोटॉन मिल गए, प्लस इसके साथ में आपको क्या मिलता है? कोई गामा कण मिलता है। कौन मिलता है बेटा? गामा कण। वही गामा कण क्या है आपके पास में? ऊष्मा है। यह ऊष्मा लगभग 12.46, कंफर्म नहीं 46 या 86, 12.46 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इस पद के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 12.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से वहां कहां सूर्य और तारों पर कोई प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र संपन्न होता है, वह इतने स्टेप संपन्न होते हैं। आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे चक्र के दौरान कितनी ऊष्मा बाहर रिलीज हुई, बताओ। इस पूरे चक्र के दौरान जो मुझे ऊष्मा मिली है, ऊष्मा मैंने आपको लिख दी है, कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल रही है, बताओ आप। है? अच्छा, 12 और 5 17 और 1 18 18 और कुछ इनको और मिला दो, 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग है। तो 12.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी। भाई पद ये भी तो है। इस अभिक्रिया के दौरान भाई मैंने क्या बोला, आप गौर से देखो, ये एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये कौन सा पद है आपका? चौथा पद है। लेकिन ये चौथा पद संपन्न कब होगा? ये चौथा पद संपन्न जब होगा, ये प्रथम 3 पद कितनी बार हो जाएंगे? 2 बार हो जाएंगे, तो चौथा पद होगा। चौथे पद में इतनी ऊर्जा मुक्त होगी। अब आप मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी ऊर्जा रिलीज हो रही है, आपने सारे ऐड कर दिए। नहीं भाई, मैंने बोला प्रथम 3 पद कितनी बार संपन्न हो रहे हैं? 2 बार संपन्न हो रहे हैं। तो देखो 0.42 और ये कितना आएगा आपके पास में? 1.44 आएगा। इसको इसके साथ में ऐड करो, देखो 1.44 कितना है? 5.49 कितना मिलेगा? 3 4 और 4 9 कितना मिलेगा? 6.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। लेकिन फिर देखो आप, ये 6.93 मेगा इलेक्ट्रॉन 3 स्टेप में प्राप्त हुई है, लेकिन ये प्रथम 3 स्टेप कितनी बार संपन्न होते हैं? 2 बार। तो इसकी जस्ट डबल एनर्जी प्राप्त होगी। 6 दूनी 12 लगभग आपके पास, चलो करता हूं, कितना? 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 12 और 1 13, 13.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होगी। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बोलो, कोई समस्या हुई ना ये ऊर्जा? चले आगे, चले आगे। अब वापस आगे चलो, ये ऊर्जा प्रथम 3 पद में हो रही है, चौथे पद में ऊर्जा ये रिलीज होती है 12.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज हो रही है। मैं इनको ऐड करता हूं तो वही मेरे पास में लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। कितनी है चलो मैं देख लेता हूं, ऐड करता हूं रियल में कितना है। चलो भाई 6 और 6 12 है ना, 8 और 4 12 और 1 13, ठीक। पॉइंट कितना मिलेगा? 3 2 5 और 1 6 2, लगभग 26.3 इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है आपकी? रिलीज होती है। ऐसा तो नहीं शायद यहाँ पर हमारे पास में कितना हो? 86 हो। अगर यहाँ 86 हो जाएगा तो और 4 जुड़ जाएगा, वही मिलेगा बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। ये 13 प्रथम 3 स्टेप में कितनी ऊर्जा रिलीज हुई? इतनी। चौथे स्टेप में कितनी है? 12.86 मिली है, नहीं मिली है? मिली है। चलो इनको ऐड करो, 6 और 6 12, 8 8 16 और 1 17,
3 2 6 26, वही एनर्जी कितनी मिल गई 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली या नहीं मिली। एक्चुअली मैं बात करना चाहूं भाई, एक बार वापस देखो, यहाँ जो चौथा स्टेप संपन्न होता है तो चौथे स्टेप में 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। इनके प्रथम 3 स्टेप में इतनी इतनी ऊर्जा रिलीज होती है। प्रथम 3 पद 2 बार होते हैं, 2 बार संपन्न होते हैं तो टोटल इतनी एनर्जी रिलीज होगी। चौथे पद में इतनी एनर्जी रिलीज होगी टोटल। इसके एक चक्र प्रोटॉन प्रोटॉन एक संपूर्ण चक्र घटित होने के दौरान आपको वही 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। और ऐसा कार्बन नाइट्रोजन चक्र में भी इतनी ही ऊर्जा आई थी, है ना। लेकिन वहां कार्बन नाइट्रोजन चक्र था, वहां ऐसा माना गया था कि कार्बन नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत जो कार्बन और नाइट्रोजन है उस चक्र में एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। एक्चुअली वहां प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉनों का निर्माण करते हैं। सोही प्रक्रम सोही प्रोसेस मेरा यहाँ पर है। देखो प्रोसेस कैसा है। पहले मैंने आपको बताया था वहां पर उस अभिक्रिया में 2 प्रोटॉन मिलकर किसी हीलियम के नाभिक का निर्माण किया, 2 धनात्मक बीटा कण मिले थे और क्या मिला था 2 न्यूट्रिनो कण मिले थे। इस अभिक्रिया में क्या मिला है आप देखो, कितने प्रोटॉन भाग ले रहे हैं 1 2 3 ले रहे हैं ना। लेकिन ये प्रथम तीन पद कितनी बार हो रहे हैं 2 बार तो 3 दूनी 6 प्रोटॉन यहाँ आ गए। इस अभिक्रिया में कितने प्रोटॉनों ने भाग लिया 6 प्रोटॉनों ने भाग लिया। लेकिन उत्पाद के रूप में मुझे कितने प्रोटॉन प्राप्त हो गए तो हमारे घर से कितने प्रोटॉन यूज आए 4 प्रोटॉनों ने यहाँ भाग लिया, 4 1H1 में भाग लिया। आपको क्या प्राप्त हुआ 2He4 प्राप्त हुआ। और क्या मिला, कितने धनात्मक बीटा कण हैं 2 धनात्मक बीटा कण है बेटा, 2 धनात्मक बीटा कण ये रहा और दूसरा कहाँ है आपको पता है ये पद कितनी बार हुए थे 2 बार, है ना। और क्या प्राप्त हुआ 2 न्यूट्रिनो कण और आपको क्या मिली ऊर्जा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई ना। वहां पर भी आपको ऐसे ही प्राप्त हो रहा था, कुछ ऐसे हो रहा था।